भारत ने चुपचाप उत्तर कोरिया में अपना दूतावास फिर से क्यों खोला? क्या उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच अब भी कोई खतरनाक गठजोड़ है? क्या भारत उत्तर कोरिया को एक नए गुप्त मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ये दोस्ती है, रणनीति है या कोई बड़ा जासूसी खेल? क्या भारत उत्तर कोरिया के जरिए चीन और रूस की चालों पर नजर रख रहा है? क्यों अमेरिका भी भारत के इस कदम पर चुप है? समर्थन है या शक? कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया का सबसे रहस्यमय देश उत्तर कोरिया और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। दोनों में क्या कोई नई डील पक रही है? क्या भारत ने चुपचाप प्योंगयांग के साथ कोई नई रणनीतिक दोस्ती बना ली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर 4 साल बाद भारत ने अपना दूतावास फिर से उत्तर कोरिया में क्यों खोल दिया? दोस्तों, ये सिर्फ कोई कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, ये है एक बड़ी रणनीति का हिस्सा, एक ऐसी चाल जो भारत की सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और वैश्विक राजनीति में उसके रोल को सीधे सीधे छूती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते 1962 में शुरू हुए। 1973 में राजनयिक संबंध बनाए गए, वो भी दोनों कोरिया के साथ एक साथ। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने ना तो किसी का पक्ष लिया और ना ही लड़ाई में कूदा, बल्कि उसने तटस्थ रहते हुए मेडिकल टीम भेजी और युद्ध बंदियों की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। और यही वजह रही कि उत्तर कोरिया ने भारत को हमेशा बड़ा भाई माना। कुछ तो उसे किम राजवंश का ससुर तक कहने लगे। लेकिन सब कुछ हमेशा दोस्ताना नहीं रहा। 1990 के दशक में जब उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक बेची तो भारत का भरोसा डगमगाया। 1999 में भारत ने कांडला बंदरगाह पर एक उत्तर कोरियाई जहाज जब्त भी किया जिसमें मिसाइल पार्ट्स मिले थे। और जब 2016 से 17 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए तो भारत ने उनकी कड़ी निंदा की और रिश्ते ठंडे पड़ गए। 2020 आते आते कोविड की वजह से भारत ने दूतावास तक खाली कर दिया। अब सवाल उठता है, तो फिर अब क्यों? अब जब दुनिया उत्तर कोरिया से दूर भाग रही है, भारत फिर क्यों पास आ रहा है? तो जवाब है रणनीति। भारत जानता है कि उत्तर कोरिया सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप का मसला नहीं है, वो एक ऐसा देश है जिसकी हर हरकत एशिया की सुरक्षा को हिला सकती है, भारत को भी। और इसलिए भारत ने प्योंगयांग में अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज कराई है, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेजेंस या स्ट्रेटेजिक नजर। क्वाड का हिस्सा होते हुए भी भारत ने ये कदम उठाया। अमेरिका को बुरा नहीं लगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भारत का रोल अब बदल गया है, एक बैलेंसर, एक संवादकर्ता और एक सॉफ्ट पावर के रूप में। भारत की एक्ट ईस्ट नीति भी यही काम में आती है। ये नीति अब सिर्फ व्यापार या दोस्ती तक सीमित नहीं है, अब बात है इंटेलिजेंस की, रणनीति की और सुरक्षा की। उत्तर कोरिया के सैन्य कार्यक्रम, चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते, इन सब पर नजर रखना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि उत्तर कोरिया का खतरा कितना सीधा है। उसके मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान से उसका जुड़ाव और ब्लैक मार्केट में तकनीक का ट्रांसफर, ये सब भारत की सुरक्षा को सीधे चुनौती देता है। 1999 में पकड़ा गया जहाज इसका सबूत है। 2025 की SIPRI रिपोर्ट बताती है कि उत्तर कोरिया अब मल्टीपल वॉरहेड और डुअल यूज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। मतलब वो देश सिर्फ हथियार बना ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें बेचने, फैलाने और दूसरों के जरिए इस्तेमाल करवाने के भी रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे माहौल में भारत का डिप्लोमेटिक जुड़ाव सिर्फ बातों के लिए नहीं है, ये है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए और अपने हितों की रक्षा करने के लिए। भारत की विदेश नीति अब गुटनिरपेक्षता से आगे निकल चुकी है। अब भारत मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, मतलब सभी के साथ बात करना, लेकिन अपने हित में करना। भारत अब सिर्फ अमेरिका का दोस्त या रूस का साथी नहीं है, बल्कि वो खुद एक पावर सेंटर बन चुका है। उत्तर कोरिया के साथ भारत का ये जुड़ाव सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, ये है एक जिम्मेदार राष्ट्र का संकेत, जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा है,
बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या भारत की ये नई चाल कामयाब होगी? क्या हम उत्तर कोरिया को कूटनीतिक रूप से मैनेज कर पाएंगे, या ये एक खतरनाक जुआ है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हर खबर के पीछे की रणनीति, चाल और सच हम आपके लिए लाते रहेंगे।